सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल गुजर चुके हैं। इमरान खान साहब का मंशूर था तब्दीली का, इमरान साहब का नारा था नया पाकिस्तान का। 3 साल गुजरने के बावजूद आज भी लोग नया पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। 3 साल गुजरने के बावजूद आज भी लोग तब्दीली का रोना रो रहे हैं। 3 साल गुजरने के बावजूद आज भी लोग इस बात का रोना रो रहे हैं कि महंगाई आखिर कम होगी तो कब कम होगी। 3 साल गुजरने के बावजूद लोग आज भी ये पूछते हैं कि डॉलर ने इतनी उड़ान भरी तो क्यों भरी। 3 साल गुजरने के बावजूद लोग आज भी पूछते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफा, और इतना इजाफा कि 3 महीने में 7 मरतबा इजाफा। फिर भी वजीर खजाना फरमाते हैं कि अभी कीमतें कम हैं, मजीद बढ़ेंगी। 3 साल गुजरने के बावजूद वजीर खजाना अगर यह कहते हैं कि हम आपको मछली खाना नहीं पकड़ना सिखाएंगे, 3 साल गुजरने के बावजूद ये कैसी मछली है कि अभी तक ना विफाक से पकड़ी जा रही है, ना मौशी पॉलिसी बनाने वालों से पकड़ी जा रही है। 3 साल गुजरने के बावजूद आम आदमी की हालत आज भी अबतर है। 3 साल गुजरने के बावजूद वो जो बुरे हालत में थे आज भी बुरी हालत में हैं और अपनी अच्छी हालत या अच्छे वक्तों के आने का इंतजार कर रहे हैं। मुसलसल डॉलर की कीमत बढ़ रही है, डॉलर को परवाज लगी हुई है, रुपए की कदर में कमी हो रही है। इसके बावजूद कि वजीर खजाना बार बार बदला जा रहा है, मुआशी पॉलिसी में अदम इस्तेहकाम ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन करके रख दी है। आप शायद अफोर्ड कर सकते हो, शायद वो लोग जो बहुत ज्यादा कमाते हैं वो अफोर्ड कर सकते हो। उनके लिए अगर पेट्रोल की कीमत 200 रुपए से बढ़कर 300 रुपए हो जाए और अगर डॉलर 170 से बढ़कर 370 का भी हो जाए तो शायद उन्हें फर्क ना पड़े, लेकिन पड़ता है। फर्क पड़ता है एक आम आदमी को, फर्क पड़ता है रोजाना की बुनियाद पर ताजी रोजी कमाने वाले को, फर्क पड़ता है मिडिल क्लास तबके को, फर्क पड़ता है तनख्वाहदार तबके को। लेकिन ना तो वो तब्दीली आके दे रही है और ना ही नया पाकिस्तान मुकम्मल होता हुआ दिखाई देता है। मुकम्मल होना तो दरकिनार, उसकी पहली ईंट तक लगते हुए दिखाई नहीं देती। और ये अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया था वो शायद सब कुछ भूल जाएं, लेकिन आने वाले दिनों में जब आम इंतखाबात की बात हो रही होगी, मुमकिन आम इंतखाबात के वक्त अवाम सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन महंगाई के इन जोरदार तमाचों और थप्पड़ों को नहीं भूल पाएंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग नया पाकिस्तान। हैशटैग नया पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, नया पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में फर्क। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं मोहतरम जनाब हसन निसार साहब। आप पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर, मारूफ कॉलम निगार, तज्जियाकार और नक्काद हैं। हम अपने मौजूद मेहमान पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर, तज्जियाकार, मुहक्किक, नक्काद जनाब हसन निसार साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है और आपके नॉलेज में भी होगा, जबकि वज़ीर ख़जाना मौसूफ फरमाते हैं कि अभी तो पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बहुत कम बढ़ाई गई हैं, इससे ज़्यादा बढ़ाई जा सकती हैं आने वाले दिनों में। वो ये भी फरमाते हैं कि हम लोगों को मछली खिलाएंगे नहीं बल्कि पकड़ना सिखाएंगे। सर, आपको कहीं से ये मंतक दुरुस्त नज़र आती है और ये किस तरह की मछली है कि 3 साल में पकड़ी ही नहीं जा रही, अभी तक तरीका ही समझ नहीं आ रहा किसी को? पहली बात तो ये है कि ये कोई ओरिजिनल जुमला नहीं है, ये चाइनीज़ का मुहावरा है एक, कि लोगों को मछली ना दो, मछली पकड़ने के तरीके बताओ। दूसरी बात ये है कि मुझे आपकी हैरत पे हैरत हो रही है। ये ट्रेडिशन है हमारी। मैंने पहले भी आपको एक बार अर्ज़ किया था कि मैंने जब से होश संभाला है मैं लोगों को महंगाई का मातम करते देख रहा हूँ। अयूब खान भी इसी वजह से गए को चीनी शीनी महंगी हुई थी। अच्छा, इस मुल्क में सिर्फ 2 ही चीज़ें बढ़नी हैं, वो आप ध्यान में रखना और कभी परेशान ना होना। एक आबादी, एक महंगाई।
जिन 2-4 महीनों में महंगाई ना बढ़े वो है लम्हा फिक्रिया। परेशान होने वाले दिन वो हैं, जब बढ़ती है वो तो नहीं। और देखें, बात सुने, ये मुल्क वहाँ जा चुका है। मैं एक ज़माने में कहा करता था, मेरा तकिया कलाम था कि इस निज़ाम को तेज़ाब से गुसल दो, ये इतना गंदा हो चुका है। अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसको तेज़ाब से भी गुसल दो तो इसकी गंदगी दूर नहीं हो सकती। ताज़ा तरीन मैं आपको 2 खबरें आपके साथ शेयर करता हूं प्लीज़। कि लाहौर समेत पूरा सूबा पंजाब, सरकारी गंदम में मिलावट सामने आई है। गंदम में कंकरियां, मट्टी, पानी के छिड़काव के शवाहिद मिले हैं और सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर फूड को भिजवा दिए गए। मुबारक हो। आप अंदाज़ा लगाओ कि क्या क्या हो रहा है। गंदम में मिलावट, आप महंगाई को, ये पूरे का पूरा दी इंटायर। अच्छा, उधर क्या है, थर में एक बंदे ने, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कोई इसका गलत मतलब ना ले। आप एक एक्टर को जिसने करोड़ों रुपया कमाया, उसके लिए तो आप वो कर रहे हैं, पता नहीं गए एम्बुलेंस और ये और वो। थर में एक बाप ने 3 बच्चे अपने कुएं में फेंके और फिर खुद छलांग मार के खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक। लायलपुर में एक बाप ने अपनी 6 माह की बच्ची 25,000 में बेची। सरवरी नाम की एक पेशावर भिकारन के पास। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, कोई जवाब है? कोई तुक बनता है इस बात का कि आप एक बंदा ऐसा जो एफ्लुएंट आदमी है, जिसने करोड़ों रुपया बनाया है, उसके लिए एयर एम्बुलेंसेज आप क्या करना चाह रहे हैं? 3 बच्चे अपने सगे कुएं में फेंक, कहते हैं इलाका दहल गया उन बच्चों की चीखें सुन सुन के। थर की बात कर रहा हूं, अखबारों में रिपोर्ट हुआ है जी। और जिसने 6 माह की बच्ची बेच दी, तुम कर क्या रहे हो? महंगाई, ये इस मुल्क में कोई शय अपने ऑर्डर में नहीं है। एक जिसे कहते हैं बुजकशी का मैदान, बुजकशी आप समझते हो? जी हाँ, जी हाँ। अफगानों का खेल है। घोड़ों पे बैठ के वो कट्टा खींचते हैं, एक दूसरे से छीनते हैं जी। ये बुजकशी का मैदान है। महंगाई क्या, मर रहे हैं लोग अपना। और ये अलग कहानी है कि ये सारा कुछ किया कराया पड़ गया किसी के खाते में, पड़ रहा है किसी के खाते में, कर गया कोई और पकड़ किसको रहे हो? वो वैक्सीनेशन का कोई चक्कर में सरकारी मुलाजिम बेचारे गरीब, वो पकड़ के अंदर कर दिए। जो असल वारदाती है वो इंग्लैंड में बैठा है, उसका आप बिगाड़ कुछ नहीं सकते। क्या क्या है ये? हसन साहब, ये बिगाड़ कुछ नहीं सकते कि जो मंतक है, ठीक है, चला जा रहा है खुदा के सहारे। हसन साहब, ये जो बिगाड़ कुछ नहीं सकते कि जो मंतक है, ये मंतक कितनी काबिल कबूल है। अब यानी एक मामला चलता है लंदन के अंदर और पाकिस्तान में उसी पार्टी की नायब सदर खड़ी होकर फरमाती हैं कि शहबाज शरीफ साहब और फैमिली इंटरनेशनल सादिक और अमीन हैं। तो बाकी पीछे रह क्या गया? नहीं, बाकी पीछे पहले ही मौजूद नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूं, कोई इसका जवाब दे दे। ये कहते इत्तफाक फाउंड्री और 7 भाई पार्टनर थे, आगे ऑन एन एवरेज उनके 3-3 बच्चे अगर लगाओ आप जी, तो 21 पार्टनर तो वही हो गए। ये खानदान है जिसने सियासत की है यार। कॉमन, ये जमीर मरा हुआ ना हो अगर, तो ये दलील काफी है। बाकी सारे भाइयों ने, इनके कजन्स ने कारोबार किया, सिर्फ इन्होंने की होल टाइम पॉलिटिक्स। अच्छा, उनकी भी ग्रोथ हुई जो नेचुरल ग्रोथ होती है, नेचुरल कारोबार की। ये उनसे लाखों गुना आगे निकल गए। कर क्या रहे थे? पॉलिटिक्स। होल टाइम जॉब है पॉलिटिक्स।
इनके जो वालिद के बाकी भाइयों की औलाद है वो इनके टखनों तक भी नहीं आती, लेकिन नहीं ये इंटरनेशनल। और जो मर्जी छोड़ दें, मेरी तो यहां भी जायदाद नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी तो है कोई नहीं। बाहर क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। इनको छोड़ें आप, इनको कोट करना भी गुनाह है। लेकिन हसन निसार साहब, सामने है। माजी के लोगों के ऊपर जाहिर है कि अगर सिस्टम में एक फ्लॉ है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि महंगाई तो आज से नहीं हमेशा से बढ़ती हुई दिखाई ना, 85 में भी लोग यही रोना रो रहे थे, आज भी लोग वही रोना रो रहे हैं, लेकिन फिर फर्क क्या रह गया उन तमाम लोगों के दरमियान और माजी वालों के दरमियान जो नया पाकिस्तान का नारा लगाकर आए और फिर उनके दौर में भी 24-24 घंटे के अंदर 4-4 दफा कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी 3 महीने के अंदर 7 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। तो फिर ये सारा मलबा माजी पे ही डाला जाए या ये ओवरऑल सिस्टम का फ्लॉ है? जब तक सिस्टम आप रिपेयर नहीं करेंगे या रिफॉर्म नहीं करेंगे नहीं होगा ठीक है। अच्छा, पहली बात यह है मेरे भाई कि सिस्टम की आप बात ना करें। ये वो सिस्टम है जो रिपेयर, इट्स बियॉन्ड रिपेयर। किसी का बाप भी सिस्टम के अंदर रहते हुए कोई खैर की खबर सुना दे, जो चाहे सदा दे लेंगे। पूरे का पूरा सिस्टम, आप कंटेम्प्रेरी हो ही नहीं, जदीद दुनिया के साथ आपका कोई ताल्लुक है ही नहीं। पता नहीं 1800 कितने 1900 कितने, ना कोई सार है ना पैर है, ना कोई आगा है ना पीछा है। इस मुल्क में ईमानदार अफसर वो है जो लोगों से पैसे नहीं खाता, ये पता है आपको। दुरुस्त। जो आवाम की जेब में बराह रास्त हाथ नहीं डालता वो ईमानदार है। वो जो अपने बजट में या अपना सरकारी वो जो खाता खूता दफ्तरी दुफरी है उसमें जो वारदात करता है, को पेट्रोल का ये वो वगैरह, या और कोई बार का को हराम कर लिया, वो ठीक है। ये डेफिनेशन है। अच्छा, दूसरी बात जो आप कर रहे हो, तो एक मिसरा मैं आपको सुनाता हूँ प्लीज मेरे भाई, बहुत कमाल की उसमें विजडम है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक आदमी है, अगर अल्कोहलिक है और उसके फेफड़े जवाब दे जाते हैं जी, तो उस पुरानी अल्कोहल को ही ब्लेम करोगे आप? ये मसलसल एक अमल है जो होता रहा है इस मुल्क में। और एक बात और बताऊं, महंगाई हर जगह बढ़ती है दुनिया में। सही। मैंने अपने हिस्से की काफ़ी ट्रैवलिंग की हुई है। मैं ये तो नहीं कहता दुनिया देखी है, चूंकि दुनिया को देख नहीं सकता, मैंने तो लाहौर नहीं पूरा देखा, लेकिन ये मैं आई नो इट फॉर श्योर, और मैं अकेला नहीं, सबको पता है महंगाई बढ़नी होती है, महंगाई बढ़ा करती है, लेकिन उसका कोई उसूल होता है, उसका कोई कानून होता है, कोई ज़ाब्ता होता है, कोई कायदा होता है, उसकी कोई ड्यूरेशन होती है। ये थोड़ी है कि जैसे आप बच्चे ही जाने जा रहे हैं इसी तरह आप महंगाई भी जाने जा रहे हैं। आपकी इक्तसादियात और ये आपकी आबादी और महंगाई, ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के साथ मुकाबले में है माशाल्लाह। एक दूसरे को खाएंगे भी ये। वो कहते हैं वो भूख है आज़ा, कहीं आज़ा को ना खा लें। वो नौबत आ गई है। औलाद माँ बाप का उज़्व होती है। उस बाप ने तीनों बच्चे कुएं में फेंके, खुद भी छलांग लिया, गहरा कुआं था, खुदकुशी कर ली। औलाद का कातिल हो गया, खुद अपने आप को मार दिया, जान छुट गई उसकी। अब अंदाजा लगाएं, ये अब रिसेंटली ये बात तस्लीम कर ली गई है कि हमने ओवर बिलिंग की है। ये इतने बेशर्म और बेहया लोग हैं, सार्फिन को बिजली के जायद बिल भेजने वाली बात तकसीम कार कंपनियों ने तस्लीम कर ली है। इनको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करो, ये कातिल हैं लोगों के। ये आज की अखबारों में था। आप मुझे अगर गलत हो अगले प्रोग्राम में आप मुझे करेक्ट कर दें, मैं आपसे माफी मांग लूं। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस तरह तो होता है। फिर अगर तस्लीम करने के बावजूद भी अगर लोगों को सजा नहीं मिलती है,
और किसी को शक की बुनियाद पर उसकी मिनिस्ट्री से हटाया जाता है, किसी ब्रोकरेट को शक की बुनियाद पर, तहकीकात की बुनियाद के ऊपर उसकी डी पोस्टिंग की जाती है या ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो सजा तो होती नहीं है सर। फिर बात तो वहीं पे आगे कि सिस्टम इतना कोई बदबूदार हो चुका है कि आप जब तक सजा का निजाम वजा नहीं करेंगे, ये तय कैसे होगा कि जिसको सजा दी गई है उसके बाद अगला बंदा सोच समझ के उस तरफ कदम रखेगा या रखने का सोचेगा? हासन साहब। नहीं, उसमें आप इस पे सदा पे गौर बाद में करते हैं, पहले इस बात पे गौर करें जी वो कैसा बेशर्म, बेहया, बेगैरत निज़ाम है कि वो कहता है ये ऑफिसर करप्ट है या ये कॉम्पिटेंट नहीं है, इसका तबादला कर दो। अंदाजा करें। वो तुम उसका तबादला पाकिस्तान से बाहर कर रहे हो। वो बेहयाओ, जहां एक करप्ट आदमी का, एक मशकूक आदमी का तुम तबादला कर रहे हो, क्या वहां पाकिस्तानी नहीं बसते? और क्या ये वहां जाके कारोबार छोड़ देगा? इसका डीएनए चेंज हो जाएगा। सजा की बात तो बात में, ये पागलों वाला, ये जो कहते हैं रियासत होगी मां के जैसी, इससे सुतेली मां से बदतर है। ये पागल हैं, ये जुनूनी हैं, एबनॉर्मल हैं, लुनेटिक्स हैं। जो तनख्वाहें दे रहे हैं और उसके बाद अगर आप तवक्को रख रहे हैं कि बंदा दयानतदारी से जिंदगी गुजारेगा, इज दैट लॉजिकल? मुझे तो 22वें ग्रेड का अफसर भी टेक होम की, उसके पर्क्स प्रिविलेज को गोली मारे। टेक होम 100%। सिर्फ बच्चे 3 पढ़ा के दिखा दे मुझे किसी ढंग के स्कूल में। अच्छा, दीज काइंड ऑफ सैलरीज हाउ डू यू एक्सपेक्ट? आपने गन पॉइंट पे अपने अवाम को करप्ट किया, और ये विशेष सर्कल है। मैं हाईली अंडरपेड आदमी हूं अगर, और मेरे पास इख्तियार है, इख्तियार है, मैं अब्यूज करूंगा। मैं लोगों को उनके पेट फाड़ूंगा, उनकी जेबें काटूंगा। जब उनकी जेबें कटेंगी, वो आगे, वो डॉक्टर होगा तो मरीज की जेब काटेगा, मिस्त्री होगा तो गाड़ी वाले की जेब काटेगा, दुकानदार होगा ग्राहक की जेब काटेगा। ये शैतानी चक्कर में है मुल्क। ये जो इब्लीसी खाता चल रहा है ना इस मुल्क में जी, इसके होते हुए किसी बेहतरी की तवक्को कम से कम मुझे नहीं, कत्तन नहीं। इसलिए ये क्या गिले शिकवे हुए जी? महंगाई हो गई हमेशा से होती आई है। महंगाई हो गई है, हमेशा से होती हुई आई है। अच्छा, साथ साथ जी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, अब वो नई बात आ रही है जी कि वो कि ये जो डॉलर है, ये नेक्स्ट ईयर कितना, ये सितंबर है, अक्टूबर है, अब नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर शुरू हो गया। कह रहे हैं जी ये 180 तक भी पहुंच सकता है। हाँ जी, 180 तक भी पहुंच सकता है। इसका क्या मतलब है जी? आप मुझे बताएं। जाहिर है महंगाई कहने वाला भी कोई लल्लू पंजू नहीं है, बहुत बड़ा इदारा है। जी हाँ, जाहिर है रुपया आपका वैसे रुल गया है। जी हाँ, और टके टोकरी जिसे कहते हैं, आपकी जेब में पड़ा 5,000, ऊपर 5 ही लिखा हुआ है, वो रिड्यूस होते होते रह गया 3.5 का या 4,000 का भी शायद नहीं रह गया। दुरुस्त। इससे बड़ी चीटिंग क्या हो सकती है? इससे बड़ी जादूगरी क्या हो सकती है? और ये होती है। एब्सोल्युटली राइट। जनाब हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रात यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि ये जो करप्शन का मामला है, ये माइंडसेट, ये सिर्फ अरबाब इख्तियार का माइंडसेट है या एक आम आदमी का भी माइंडसेट है? और मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं अगले हिस्से की शुरुआत उस एग्जाम्पल से करूंगा और हसन साहब से चाहूंगा कि इस माइंडसेट के हवाले से उनका तजर्बा क्या कहता है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर, तज्जियाकार और नक्काद जनाब हसन निसार साहब आज इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब अगेन वेरी वार्म वेलकम सर। अब हमारे यहाँ एक अजीब सा रवैया है, एक अजीब सा मिजाज है
कि सब कुछ डालना है तो ब्रोकरेट्स पर डाल दें, सब कुछ डालना है तो सियासतदानों पर डाल दें। लेकिन मैं कुछ दिन पहले एक फैमिली के अंदर बैठा था और एक बच्ची के रिश्ते की बातचीत चल रही थी। तो बच्ची के वालिदैन से जब मैंने पूछा कि लड़का क्या करता है, उन्होंने कहा जी कि वो स्टेनोग्राफर है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं तकरीबन उसकी कोई 20,000 रुपये तनख्वाह है और ऊपर की आमदनी मिलाकर 45,000 हो जाती है। तो मेरी हंसी निकल गई इस बात के ऊपर। मैं समझा किसी बुजुर्ग शख्सियत से या ऐसी शख्सियत से जिनका जिंदगी की नब्ज के ऊपर हाथ हो, उनसे मैं जांचूंगा कि हमें अमीरुल मोमिनीन चाहिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा, या हमें मुल्क का जो हुक्मरान चाहिए बड़ा दानिश्वर, ईमानदार और बड़ा नेक पाक पारसा चाहिए। और अपनी हालत हमारी ये है कि 20,000 तनख्वाह भी है और 25,000 ऊपर की आमदनी है। योर टेक सर। नहीं, इसमें पहली बात तो ये है कि हज़रत अली करमल्लाह वजहो के बाद खिलाफत तो ख़त्म हो गई, मलूकियत का दौर शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर जो कुछ है वो मलूकियत है, आमरियत है, बादशाहत है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ लोगों को लोग देखें, जहाँ इंसान होगा वहाँ गुनाह भी होगा, जुर्म भी होगा, लेकिन ये इतना गंदा और गलीज़ और नापाक मुआशरा नहीं था। मैं आज से 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लोगों में एक अजीब तरह की बेनियाजी थी, कनात थी। अब तो ऐसे तो कुत्ता हड्डी पे नहीं झपटता, जिस तरह लोग पैसे के लिए सारा कुछ। और इसमें लोगों का कसूर इसलिए नहीं है कि ये इस निज़ाम ने गन पॉइंट पे तो रेप हो जाता है जी। तो आप करप्ट क्यों नहीं कर सकते? मैंने अभी आपको मिसाल नहीं दी। इख्तियार और इक़्तिदार है इतना, एक SHO की बात कर लेते हैं, बाकी छोड़ो आप। इतना तनख्वाह है उसकी इतनी, 6 बंदों का भी खानदान हो, माँ बाप में से एक जिंदा हो, मियाँ बीवी 3 बच्चे 5, माँ बाप या सास ससुर में से एक आपके अगर साथ हो, 6 का खानदान है। SHO अपनी तनख्वाह में मुझे आधा हफ्ता गुजार के दिखा दे। दुरुस्त। कोई SHO इल्ला उसके पेरेंट्स या उसके ससुराल वाले उसको हेल्प कर रहे हैं। मेरे ब्यूरोक्रेसी में ऐसे दोस्त रहे हैं, इस वक्त भी हैं, हुकूमत में हैं, लेकिन नॉट एज अ ब्यूरोक्रेट। मैं शफकत महमूद की मसलन मैं मिसाल देता हूं जी। वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा है, लेकिन आई नो इट। बाप सिर्फ इस चक्कर में कि भाई बेटा मेरा DC है, यूज्ड टू फाइनेंस है, बटौर टप्पे के लिए। बाकी क्या है, करके दिखा देना कोई। यार मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं ना भाई, कि कोई बंदा मेरे साथ बात कर ले इस पे कि ये चोरों की मंडली, चोरों की मंडी, ये करप्ट तरीन मुआशरा, ये कैसे मर्ज वजूद में आया? इट इज द गवर्नमेंट। जो भाई आपको यही तमीज नहीं है कि आप इख्तियार क्या दे रहे हो और उस बंदे की औकात क्या है, जिसमें वो जिंदा भी नहीं रह सकता। यार वो किधर जाएगा? एक SHO एक फैमिली ऑफ 5, 3 बच्चे स्कूल में वो पढ़ा रहा है, किसी भी डिसेंट स्कूल में। मैं हाई प्रोफाइल स्कूल्स की तो बात ही नहीं कर रहा। मुझे आप समझा देना यार, वो लोगों के पेट फाड़ेगा, वो जाहिर है लोगों की जेबें काटेगा, और वो फिर एक उसका चेन रिएक्शन होगा। आपका पूरे का पूरा निज़ाम लॉजिकल है ही नहीं, ना ये मंतकी है, ना ये अखलाकी है, ना ये इक्तिसादी है। ये एक, मैंने कहा ना, ये बुसकुशी का मैदान है, एक धोखा मंडी है टोटल। एक बात बताओ जी, करोड़ों रुपए आप खर्च करो, दर दर आप धक्के खाओ, मिन्नतें तरले अलहदा करो, फिर आप एक MNA MPA होके फिर आप वजारत जाओ। मुझे बताओ जरा वहां मिलता क्या है? 1.5 लाख रुपए महीना बॉटम सर। लाइन तो जिंदगी की यही है ना। 1,60,000 बंदे को इज्जत चाहिए होती है, जिसको शौक हो उसको नहीं, उसको शोहरत चाहिए होती है, उसको राहत चाहिए होती है। ये क्या करते हैं मुझे बताओ आप। अवाम इनको की मिलता खिदमत। क्या है? अगर ये रिस्क हलाल की कहानी है सारी, तो मुझे समझा देना कोई। ये करोड़ों रुपया खर्च के
खर्च करके वहां जाते हैं, इनको जो कुछ को मिलता है मुआवजा मज़ा खेज है। मतलब मुझे बताए ना कोई, दुरुस्त। सरकार का हिस्सा जो भी बनता है, जहां सैलरीज इस तरह की हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कोई एक्सेप्शंस भी बीच में हो तो मैं तो नहीं जानता तफसील, लेकिन आम मैं बात कर रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी है मसलन, आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपके वजीर आजम का यह बयान है कुछ अर्सा पहले का कि इस तनख्वाह में बतौर प्राइम मिनिस्टर, वो मेरा तो गुजारा नहीं होता। ये तो हाल है आपके इलॉजिकल होने का, गैर मंतकी होने का। कैसे एक्सपेक्ट कर लो हो आप? तो आप या अब नॉर्मल हैं, या आप नींद पागल हैं, या आपकी वारदात है कोई। कैसे हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर एमएनए को क्या क्या मिलता है? कोई टिकटें टुकड़ों के, कोई ये वो, कोई बड़ा मोटा डाल डूल के सारा इकट्ठा करके जरा देख लें। एब्सोल्युटली राइट। अगर आपके पेरेंट्स या आपका खानदान आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं समझ में आती कोई बच्चा ब्यूरोक्रेसी में जाएगा। क्यों जाएगा भाई? वजह इसीलिए तबाही फिर गई है। उधर भी सिवाय भूखे नंगों के जो वारदात करने आते हैं, सर्विस ज्वाइन करते रेस लगती है डिफेंस में, पहले घर कौन बनाता है पता नहीं है आपको। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा सर, मैं अब इस डिस्कशन को थोड़ा आगे लेकर चलना चाह रहा हूं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। ये पाकिस्तान की तारीख में वीडियो लीक्स का जो मामला है, ये इसका कितना असर है सियासत के ऊपर? वैसे अखलाकी तौर पर तो सब कुछ गलत है, लेकिन ये जो वीडियो लीक्स का मामला है, इसने हमारे डबल स्टैंडर्ड्स को आश्कार करके नहीं रख दिया। यानी अगर जिस तरह आप एक तज़किरा फरमाते होते हैं इल्लत मशाइख का, अगर किसी मदरसे के मौलवी की वीडियो आई है तो उसके ऊपर तो वावेला मच जाता है, लेकिन अगर किसी सियासतदान की वीडियो आ जाती है और वो अपनी प्रिविलेज और पावर को यूज करते हुए किसी के काम नहीं आता और वो सामने वाला लीक कर देता है, तो उसके ऊपर पूरा मीडिया भी खामोश है, कोई कमेंट भी नहीं करता, और जो ओहदा है उनके ऊपर वो बराजमान है, और उनकी पार्टी भी कहती है कि उसी ओहदे पर रहेंगे, उनको हम नहीं हटा रहे। ये किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हैं सर? नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हमाम है। इसमें सारे नंगे हैं, और ये नंगे ऐसे हैं कि नंग धड़ंग हैं, ऊपर गर्दन पे इनके बड़ी खूबसूरत कीमती इंपोर्टेड नेकटाई लटक रही है। ट्रू। ये इस तरह के नंगे हैं, सारा बदन नंगा है, उसने स्कार्फ लिया हुआ है। बस आपकी टोटल मुनाफकत बेस्ड मुआशरा है, तो वो मोरालिटी शुरालिटी ये आपको समझ नहीं आती। हर दिन रात इनकी बातें, इनके कैरेक्टर्स, इनका बैकग्राउंड, सारा कुछ तो हमारे आपके सामने। फिर इनसे किसी बात की तवक्को रखना दी इंटायर सोसाइटी। यहाँ जो ठेकेदार हैं, मज़हब के ठेकेदार हैं, अखलाकियात के बड़े वो चैम्पियंस हैं, उनके अपने किरदार देख लो आप, बद किरदार तरीन लोग हैं। और अगेन एक घुटन है, ये वारदातें करते हैं अजीबो गरीब, ये नहीं होगा। अभी मैं पढ़ रहा था, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह के ढकोसले, इस तरह के ड्रामे करते हुए कि कायद आज़म की तस्वीर की बेहुरमती पे पता नहीं क्या होगा। ये आजकल खबरें हैं, वो कुछ शर्म करो। कायद आज़म की तस्वीर तो करेंसी नोट पे है, दुरुस्त, जो बतौर हराम एक्सचेंज होता है जिसका। कायद आज़म की तस्वीर सरकारी दफ्तर में, उसके नीचे मुकमुका होते हैं। क्या ड्रामे हैं ये, झूठ हैं ये, इनको शर्म भी नहीं आती। हम ये पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे। वो तुमने खाक पढ़ाना है। 74 साल में कहाँ ले आए हो इस मुल्क को? दयानतदार बंदा देख के बंदा अशश कर उठता है, हैरान रह जाता है, सर पकड़ के बैठ जाता है। मुझे वॉक पे बुजुर्ग हैं, वो 22वें ग्रेड से रिटायर हुए, तो मुझे कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। मेरे जैसे बंदे का जीना मुश्किल हो गया, सारी ज़िंदगी दयानत से गुजारी है, ये एक घर बनाया जिसके बाद मैं हैंड टू माउथ हूँ। तो अब मुझे लगता है हैंड टू माउथ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह, ये सूरत हाल है। तो कोई पागल ही है, ऐसे बंदे को तो उसकी औलाद भी ऑन नहीं करेगी। हसन निसार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। हसन निसार साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते। सर, आपने पढ़ने लिखने की बात की कि क्या इन्होंने पढ़ाना है और क्या लिखाना है। अच्छा, अब कौम के अंदर जो मयारात हैं, तबकाती मयारात हैं, इवन हमारे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर भी हमें नज़र आते हैं। खान साहब ने हाल ही में उनकी गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया SNC सिंगल नेशनल करिकुलम, आपकी नज़र से गुजरा होगा। आपको लगता है कि इस तरह का कोई यकसा कौमी निसाब कौम की सोच बदल सकता है? और दूसरी तरफ ये जो वावेला मच रहा है हमारे लिबरल तबके की जानिब से कि देखें जी, इसमें तो बच्चियां नीचे स्कार्फ पहन के बैठी हैं तो क्यों बैठी हैं, और पता नहीं मुख्तलिफ किस्म के उनके इसके ऊपर आरा हैं। गैर उनके ओपिनियन है, उनका राइट है, दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, लेकिन फिर भी पहले तो ये कमेंट कर दें कि हुकूमत की तरफ से जो ये लॉन्च किया गया SNC, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? और उसके ऊपर जो तस्वीर के ऊपर वावेला है वो वाकईतन जायज़ है? अच्छा भाई, इसमें पहली एक गुजारिश सुन लें जी। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ प्लीज़। इसलिए मैं थोड़ा एम्बैरस हो रहा हूँ ज़रूर, लेकिन मेरा कसूर कोई नहीं, ये रिकॉर्ड की बात है। आप ख़बरें अखबार को 29-30 साल हो गए, ठीक है जी। मैंने इसके अवाइल में ही इसको ज्वाइन कर लिया था। उससे पहले मैं हेड कर रहा था इसको, रोज़नामा मसावात को, जी हाँ। पीपल्स पार्टी वाले। जी जी जी। आप सारा रिकॉर्ड उठा, इसका मूजद मैं हूं, यकसा निसाब तालीम। मैं एक जिंदा पॉपुलर अखबार की बात कर रहा हूं जी जी। जिसने जाके वेरीफाई करना है, उसको प्रॉब्लम हो मुझे बताए। मैं उसके जो एडिटर हैं, इम्तनान शायद मेरे तो बेटों की तरह हैं। जी जी। या शायद मरहूम के फरजंद। जी जी। मैं उनको फ़ोन कर दूंगा कि जी इनको अपनी वहाँ तक रसाई दे दें, देख लें। ये मेरी एक लॉजिक थी। मैं टेम्परिंग की बात नहीं कर रहा था, मैं कहता था यकसा निसाब तालीम और मेरी तालीम। और मैं दलील मेरे भाई ये दिया करता था कि एक बाप के अगर 8-10 बच्चे हों, जी जी, वो मुख्तलिफ मसालक के, उसके 10-12 बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ मसालक के मदरसों में डाल दे, ठीक है जी। फिर कैडेट कॉलेजेस में डाल दे 2 बच्चों को, फिर एक को एचसन में, एक को लाहौर अमेरिकन स्कूल में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ जी हाँ। और वहाँ वो अलग अलग पढ़ेंगे। वो तो सगे भाई इकट्ठे नहीं बैठ सकते हो भाई, ये तो भानुमती का कुनबा जोड़ा हुआ है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। पाकिस्तान ज़ात बरादरियों पे चल रहा है आज भी। और अगर सिर्फ दीन ही वाहिद वजह होती तो मुझे बताएं, ईस्ट पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश बना? दुरुस्त। ये साथ है आपके अफगानिस्तान, बरादर इस्लामी पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बन जाता? इस तरह 200 मैनी कंट्रीज। तो मैं कहता था कि बुनियादी तौर पे निसाब, मेरे जहन में कभी ये नहीं आया, सच्ची बात है, कि अरबी पढ़ाओ। मैं जब यकसा निसाब तालीम की बात करता था कि मॉडर्न जिस जबान में इल्म है, वो जो हुजूर का फरमान है इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े, तो वहां अरबी पढ़ने जाना था उन्होंने, दुरुस्त। या उन्होंने वहां फिका का, हदीस का या कुरान पाक पढ़ना था। वो इल्म होता है, ये दीनी या दुनियावी नहीं। दुनियावी इल्म हो ही नहीं सकता। ओ भाई, अगर बॉटनी में पढ़ रहा हूं, ज़ूलॉजी पढ़ रहा हूं, जियोलॉजी पढ़ रहा हूं, तो ये क्या, ये रब्बुल आलमीन ने नहीं बनाया है सारा? दुरुस्त। पौधों का इल्म, पहाड़ों का इल्म, जमीन का इल्म, खला का इल्म, ये तो सब मेरे रब की तख्लीक है। ये सारे दीनी इल्म, हर इल्म दीनी इल्म है। कुछ सिफला सुफला निकाल दें, वो तो नहीं यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते ना, काला इल्म तो नहीं पढ़ाया जाता। ये अजीब गरीब अप्रोच है। अरबी इस मुल्क में जानता ही कोई नहीं, 2-4 लोग होंगे। शेर के लिए इतने 100 लफ्ज, तलवार के लिए इतने 1000 लफ्ज, शहद के लिए इतने, वो कौन पढ़ाएगा अरबी में? वो कुरान के अरबिक तो अरबों को नहीं आती। ये इस तरह के टोपी ड्रामे नहीं, मैं कुछ और कह रहा था कि अपना निसाब जदीद हो और गरीब बच्चे को भी वही पढ़ाओ। एक तरह आपकी बुनियादी सोच, आपकी बुनियादी उठान एक तरह की हो। बाकी जाहिर है रोबोट्स नहीं बनाने। तो मैं इसका प्रीचर था खुद, सही। और वो बहुत कुछ
एहतसाब से लेके यकसा निसाब तालीम तक जो इस मुल्क में अब्यूज़ हुआ और हो रहा है, कोई है मुझे चैलेंज कर ले, मुझे दिखा दे कि जी वो 30 साल पहले तुम ये लिखते थे और बार बार लिखते थे। आबादी है मसलन, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, मैं कब से चीख रहा हूं इंसान इंसान को खाएगा और वो नौबत आ गई है जी। ये सारा कुछ अगर किसी का ख्याल है कि उसने पहले कोई इंट्रोड्यूस कराया है तो मुझे बता दे। मैं तो किसी ऐसे अखबार का जिक्र नहीं कर रहा, मैं तो एक सफ़े अव्वल के एक अखबार का जिक्र कर रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तफाक से आज भी मौजूद है जी। बंद हो गया होता तो शायद कोई कहता है ये बकवास कर रहा है, जाओ जाके देख लो। देखने में दिक्कत है मुझे बताओ, मैं वो दिक्कत आपकी रफा कर देता हूँ, जा फाइलें उठाओ। लेकिन आप अगर एक खूबसूरत आइडिया को अगर आप अब्यूज करेंगे, उसको अब उसके साथ हसन निसार साहब, मैं आप माइलेज लेना चाहेंगे। आपको बचपन से पढ़ता आ रहा हूं और मैंने आपके जो काविशें हैं खासतौर पर रिफॉर्म्स के ऊपर और इस यकसा निसाब के मामले के ऊपर, आई विटनेस टू दैट, मैं पढ़ता आ रहा हूं और उसको मैंने डिटेल में आपकी किताबें सारी पढ़ चुका हूं इसके ऊपर। लेकिन अब तो क्योंकि एसएनसी का आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन उसको आप कितना इफेक्टिव समझते हैं? आपकी जो सोच थी उसके अकॉर्डिंग ये चीज डिजाइन हुई है या आपको लगता है कि नहीं इन्होंने खाना पूरी की है? नहीं, इन्होंने खाना पूरी भी नहीं की, जुज़वी तौर पे ठीक भी है। चंद चीज़ें मसलन बहुत उसमें मज़ाक़ खेज़ हैं जी, बहुत ही मज़ाक़ खेज़ हैं। इससे बहुत पहले मेरे बच्चे और तरह के स्कूल्स में पढ़ते हैं, इसके बावजूद आप यकीन करो इट्स नियरली 20 ईयर्स, 17-18 साल कह लें, कारी साहब इज अ रेगुलर फीचर ऑफ आवर हाउस। क्या कर रहे हो तुम स्कूलों में? भाई तुम तो स्किल्स वगैरह जो देने वाले जो ये क्या कहते हैं उनको, जो दूसरे स्कूल होते हैं टेक्निकल स्कूल लोगों को टेक्निकल स्कूल में तुम वहां भी अरबी पढ़ाना चल पड़े हो। होश करो। कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रही कि मामला क्या है। सो मेहरबानी करो, अपने बच्चों पर रहम खाओ, इस तरह की वारदातें न डालो। मुसलमान घराना ये मुमकिन है? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं सेकुलर सा आदमी हूं, मैं कैमरे के सामने बैठ के ये बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं कारी साहब रेगुलर फीचर, उनसे मेरी लड़ाई भी होती है, बहस भी होती है। बहुत स्वीट आदमी है वो, 18 साल 17 साल हो गए रेगुलर। जब मैं बेलीपुर में रहता था फार्म हाउस में, वहाँ आते थे, वो यहाँ आते हैं। हालांकि बच्चे पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं। और मैंने रिसेंटली उनको कहा कि यार कारी साहब आप अपना काम जारी रखो, मैंने बच्चों को अब अंग्रेजी में पढ़ाना है। उनका मुंह बन गया और मैंने कहा भाई ज़बान है, ये अंग्रेजी मार का बच्चे हैं, आपने अरबिक पढ़ा दी, फिर उर्दू तर्जुमा पढ़ा दिया, उर्दू भी उनकी माड़ी है, मैं अंग्रेजी में पढ़ाऊँ, उनके अंदर वैसे ही तो जाए, बात तो पूरी तरह समझ आए, फिर अमल करना ना करना तो दूर की बात है। आप तो मेरे पल्ले ही कुछ नहीं डालते। आप दुआ मांगते हो, अगर कोई अरबिक में सुनी सुनाई रट्टा लगावे, आपको तो मतलब ही नहीं पता हो यार ये किस तरह के लोग। इसीलिए मेरा ख्याल है वो असर ही कोई नहीं है। तो डू यू थिंक कि इन्होंने जो काम किया है जुज़वी किया है, और इसके अलावा जो हमारे लिबरल तबके की जानिब से दूसरी तरफ से एक शोर मचाया गया कि इसके ऊपर जो तस्वीर दिखाई जा रही हैं, तस्वीर रीज़नेबल नहीं है ख्वातीन की, बच्चों के उठने बैठने की, वो कमेंट उनका जायज़ है सर, आपको लगता है? बिल्कुल फजूल बात है। बच्चों की एक्सेस है अब हर चीज़ तक जी। ये सेल फोन कल्चर जो है, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, अंग्रेजी जुबान में एक नया लफ्ज़ आया है। जी जी। सेल्फिश तो खुद गर्ज होता था ना, याद है हमारे आपके ज़माने में? जी 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 जी। सेल्फिश के स्पेलिंग थे पहले SELFISH, ठीक है ना? अब सेल्फिश को उन्होंने सेल फोन के साथ CELL टांका जोड़ दिया उसका। हाँ, CELL आगे फिश,
सेल्फिश जो बंदा महफिल में भी बैठ के फोन में ही घुसा रहता है। वेरी राइट, ठीक है, वेरी राइट। अच्छा, अब ये आप इस तरह की भोंडी हरकतें करते हैं, बच्चों को आपने आला तालीम के लिए बाहर भेजना है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, हर तरह का ये जो आपने अभी को वीडियो शीडियो का जो हवाला दिया है, ये किसकी एक्सेस में नहीं है वो सारा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बोंगियां हैं, ये बोंगियां खुद को धोखा दे रहे हो तुम, होश करो भाई। किस दुनिया में रह रहे हो और बच्चों को तुम क्या, कुछ भी नहीं है, मुनाफिकत है, झूठ है, जहालत है। ये मुनाफिकत हमारे लेवल पे है, पेरेंट्स के लेवल पे है, स्कूल के लेवल पे है, बदरजे आतम हर बंदे में मौजूद है। आई मीन आप कहने का मतलब ये, आप यकीन करें जी। आप यकीन करें, ये हर जगह मौजूद है और कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, और मैं इसमें खुद भी शामिल हूं। ये आपकी कसरत नफ्सी है मैं कुछ वैसे। मकरूहात और लानतों से जिंदगी में जान नहीं छुड़ा सका। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। हम सब इस मेरे जिम्मेदार अंदर हैं। वो इस बुरी तरह इंजेक्ट हो चुकी हैं कुछ चीजें, हम सब इसके जिम्मेदार मैं हैं। शामिल हूं। एब्सोल्युटली कुछ राइट, नहीं। एब्सोल्युटली राइट। जनाब हसन निसार साहब, पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, तज्जियाकार, नक्काद, आज इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद थे। महंगाई में इजाफा हो गया है, महंगाई के थपेड़े आज से नहीं साल हर साल से हम सब बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने खान साहब को तब्दीली और नया पाकिस्तान के नाम पर वोट दिया था वो शायद सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन 2023 में या मुमकिन इंतखाबात, आम इंतखाबात जब भी होते हैं, वो महंगाई के इन थपेड़ों को नहीं भूल पाएंगे, और ये बात हुकूमत को और वफाक को अज़बर कर लेनी चाहिए। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।